नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमारे 31 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 12th बायोलॉजी का हम 32वां लेसन मानव में निषेचन जो अपना चैप्टर है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो साथी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वे हमारे YouTube चैनल बायो बाय वीरेंद्र सर को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव में निषेचन। सबसे पहली बात आती है निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन क्या होता है, यानी मेल नर युग्मक, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स, ये मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को ही क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। ये एन होता है, ये भी एन होता है और ये 2n संरचना बनती है जिसको हम युग्मज कहते हैं। युग्मज, जाइगोट। दोबारा समझिए, नर एवं मादा युग्मकों, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को ही निषेचन कहा जाता है। निषेचन के उपरांत बनी जो द्विगुणित संरचना है इसको हम युग्मज कहते हैं। युग्मकों के केंद्रकों का युग्मन, यानी ये एन, ये युग्मक है, ये युग्मक है, इनके जो केंद्रक हैं, केंद्रकों का जो युग्मन है, युग्मकों के केंद्रकों का युग्मकों के केंद्रकों का युग्मन युग्मक संलयन कहलाता है, या केंद्रक संलयन, सॉरी, केंद्रक संलयन कहलाता है, जिसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। कैरियोगेमी। युग्मकों के केंद्रकों का जो संलयन है या युग्मन है उसको हम केंद्रक संलयन या कैरियोगेमी कहते हैं। इसी तरह युग्मकों के गुणसूत्रों का मिश्रण, जब युग्मक मिलते हैं तो उनके गुणसूत्रों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस या उभय मिश्रण कहते हैं। उभय मिश्रण। देखिए, निषेचन के उपरांत युग्मकों के केंद्रकों का युग्मन जो होता है उस प्रक्रिया को हम कैरियोगेमी या युग्मक संलयन कहेंगे, और गुणसूत्रों का जो मिश्रण होगा उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। मानव में अगर हम निषेचन की बात करें तो मानव में निषेचन की जो प्रक्रिया है, निषेचन की प्रक्रिया है वो फैलोपियन नलिका के एम्पुला इस्थमस संधि स्थल पर संपन्न होती है। मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका के एम्पुला इस्थमस संधि स्थल पर संपन्न होती है। एड एम्पुला की तरफ होता है, यानी एम्पुला जैसे ये हमारा डिंब वाहिनी है तो एम्पुला चौड़ा भाग होता है, और ये संकीर्ण भाग, जैसे यहां से ये जो संकीर्ण भाग है इसको तो इस्थमस बोलते हैं, इसको एम्पुला बोलते हैं। ये हमारा जैसे अंडाशय है, यहां से अंड जाएगा तो यहाँ पे एम्पुला इस्थमस संधि स्थल के ऊपर वो शुक्राणु का इंतजार करता है और निषेचन की क्रिया यहीं पे संपन्न होती है। इसे एम्पुला इस्थमस संधि स्थल कहते हैं। या आपसे पूछ ले कि एग कहाँ होता है तो आप कहोगे एम्पुला की तरफ एग होता है। अब बात करें कि भाई निषेचन कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के प्रकार कितने हैं, तो ये निषेचन दो प्रकार का होता है। एक तो जिसको अपन बोलते हैं बाह्य निषेचन,
बाह्य निषेचन, और दूसरा होता है जिसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। दूसरा क्या है? आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किसे कहेंगे? यानी जब नर एवं मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर संपन्न हो। नर और मादा युग्मक शरीर से बाहर संलयित हो। जब नर और मादा युग्मक शरीर से बाहर संलयित होंगे तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाएगा। और जब मादा के शरीर में इनका संलयन होगा, नर एवं मादा युग्मकों का जो संलयन है वो यानी मादा शरीर से बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन, और मादा शरीर के अंदर अगर नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। हाँ जी, जो बाह्य निषेचन होता है वो सामान्यतः जल के अंदर होता है, यानी यहाँ पे माध्यम का आकार, बाह्य निषेचन में माध्यम का कार्य सामान्यतया कौन करता है? जल करता है। बाह्य निषेचन में जो है माध्यम का काम है वो जल करता है। अधिकांश मछलियों, उभयचरों और इकाइनोडर्म, किन किन में? मछली, उभयचर, इकाइनोडर्म में बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन का मतलब जब नर व मादा युग्मकों का फ्यूजन कहाँ पे हो? मादा शरीर से बाहर हो, तो ऐसे को हम बाह्य निषेचन कहेंगे। यहाँ पे सामान्यतः माध्यम का काम कौन करता है? जल, मछली, उभयचर और इकाइनोडर्म में सामान्यतः बाह्य निषेचन पाया जाता है। और जब नर व मादा युग्मकों का संलयन शरीर के भीतर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके अंदर अधिकांश अंड प्रजक और अंड शिशु प्रजक और शिशु प्रजक जीव सम्मिलित है। अंड प्रजक जो अंडे देते हैं, अंड शिशु प्रजक और शिशु प्रजक, तीनों प्रकार के जीव इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें? आंतरिक निषेचन में। हाँ जी, तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब बाह्य निषेचन वो होता है जब नर और मादा युग्मकों का संलयन कहाँ पे हो? मादा शरीर से बाहर हो, तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। उभयचर, मछली, इकाइनोडर्म में सामान्यतः बाह्य निषेचन पाया जाता है। और बाह्य एक और खासियत होती है, बाह्य निषेचन करने वाले जो जीव हैं वो बहुत अधिक संख्या में संततियां उत्पन्न करते हैं। बाह्य निषेचन करने वाले जीव हैं वो बहुत अधिक संख्या में संततियां उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनके जीवित रहने की संभावना कम रहती है क्योंकि उनका परिवर्तन भी मादा शरीर के बाहर या जल के अंदर ही होता है। इस वजह से वो शिशु से भाई प्रौढ़ होने तक उनको बहुत अधिक खतरे से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए यानी अधिक मात्रा में संततियां उत्पन्न की जाती है, लेकिन प्रौढ़ होते होते वो शिकारी जीवों का शिकार हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृत्रिम वीर्य सेचन। यानी जब हिमीकृत जो सीमन है, हिमीकृत सीमन है, उस हिमीकृत सीमन को मानव द्वारा मादा के गर्भाशय में छोड़ा जाए। मानव द्वारा मादा के गर्भाशय में हिमीकृत सीमन को मानव द्वारा मादा के गर्भाशय के अंदर यदि छोड़ा जाता है तो उसको हम कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। ये क्रिया पशुओं में नस्ल सुधार के लिए की जाती है। यह क्रिया पशुओं में नस्ल सुधार के लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं निषेचन के पद क्या क्या हैं।
यानी एक तो होता है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, दूसरी बात शुक्राणु का अंडाणु में किस तरह से प्रवेश होता है, तीसरी बात आती है कि भाई वल्कुटी अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, और चौथी बात आती है कि प्राप्त केंद्रकों का संलयन किस प्रकार से होता है। तो हमारे 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु आता है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। हाँ जी, नर द्वारा मैथुन के दौरान मादा के जनन मार्ग में लगभग 3 से 5 ml सीमन 3 से 5 ml के करीब सीमन छोड़ा जाता है, जिसमें लगभग 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं। इसमें लगभग कितने 400 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। जनन मार्ग में लगभग 3 से 5 ml सीमन छोड़ा जाता है, जिसमें लगभग कितने 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं। लेकिन इनमें से लगभग जो 60% तक शुक्राणु हैं वो मतलब कमजोर प्रवृत्ति के होते हैं, अंडवाहिनी तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो शुक्राणु जनन नाल की अम्लता के कारण मर जाते हैं। कुछ शुक्राणु को बक्षी कोशिकाएं हैं वो नष्ट कर देती हैं। शुक्राणु शुक्र द्रव्य में 1 से 4 mm प्रति मिनट की दर से 1 से 4 mm प्रति मिनट की दर से 1 से 4 mm प्रति मिनट की दर से शुक्र द्रव्य में तैरते हुए गर्भाशय की ओर गति करते हैं और अंडवाहिनी के माध्यम से अंडाणु तक पहुंचते हैं। शुक्राणु में यह क्षमता पाई जाती है कि वो अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित कर पाता है। इसे शुक्राणु का योग्यतार्जन कहते हैं। कई बार पूछता है शुक्राणु का योग्यतार्जन किसे कहते हैं। योग्यतार्जन का मतलब जिस जाति का शुक्राणु है वह उसी जाति के अंडाणु को निषेचित कर पाता है। इस क्षमता को शुक्राणु का योग्यतार्जन कहते हैं। इस क्रिया में शुक्राणु में पाए जाने वाले लयनकारी जो एंजाइम है वो अंडाणु की भित्ति को गला देते हैं और शुक्राणु के लिए मार्ग तैयार करते हैं। इस क्रिया में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। इसके बाद ही शुक्राणु अंडाणु को निषेचित कर पाता है। हाँ भाई, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचने का मतलब है कि मैथुन क्रिया के दौरान लगभग 3 से 5 ml सीमन छोड़ा जाता है, जो जनन मार्ग से भाई लगभग उसके अंदर 3 से 5 ml सीमन में लगभग 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं। लगभग इसमें से 60% तक शुक्राणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं या अम्लता के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात बक्षी कोशिकाएं उनको खा जाती हैं और लगभग 40% शुक्राणु जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं वो 1 से 4 mm प्रति मिनट की दर से तैरते हुए अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। जिस जाति का शुक्राणु होता है वो उसी जाति के अंडाणु को निषेचित कर पाता है। इसे शुक्राणु का योग्यतार्जन कहते हैं। इसे शुक्राणु का योग्यतार्जन कहा जाता है। अब ये जो शुक्राणु पहुंच जाते हैं वो शुक्राणु की जो एक्रोसोम वाला भाग होता है उनमें एंजाइम पाए जाते हैं और वे एंजाइम क्या करते हैं, अंडाणु की भित्ति को गला देते हैं। अंडाणु की भित्ति को गला देते हैं, शुक्राणु के लिए मार्ग तैयार करते हैं, जिनसे होकर के शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। अब शुक्राणु का प्रवेश किस तरह से होता है, नंबर 2 हमारा पॉइंट आ जाएगा। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। हाँ भाई, अंडाणु एक रासायनिक पदार्थ फर्टिलाइजिंग स्रावित करता है। इसकी सतह पर शुक्राणु स्नेही स्थल होते हैं जहां शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित करता है। ये बात अपन ने पहले भी देखी थी। अंडाणु के द्वारा
फर्टिलाइजिंग स्रावित किया जाएगा, फर्टिलाइजिंग रासायनिक पदार्थ, और शुक्राणु के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित किया जाता है। शुक्राणु द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग और अंडाणु द्वारा फर्टिलाइजिंग रासायनिक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, जिससे भाई फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग क्रिया द्वारा अंडाणु व शुक्राणु आपस में चिपक जाते हैं। यानी ये जैसे ये अंडाणु है, इसके साथ ये शुक्राणु इस तरह से चिपक जाता है, किसके कारण? फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रासायनिक अभिक्रिया के कारण। अब शुक्राणु का एक्रोसोम हा एल्यूरोनिडेज एंजाइम स्रावित करता है। अब ये शुक्राणु है, इसका एक्रोसोम भाग है वो हा एल्यूरोनिडेज एंजाइम स्रावित करता है, जो अंडाणु की भित्ति को गलाने का काम करता है। यानी हा एल्यूरोनिडेज एंजाइम है वो लयनकारी एंजाइम का काम करता है, जो अंडाणु की कोरोना रेडिएटा को अपघटित कर देता है, तथा दूसरा एक्रोसोम एंजाइम जोना पेलुसिडा को अपघटित कर देता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाता है एवं अंडाणु में प्रविष्ट हो जाता है। ये जो हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम है, एक कोरोना रेडिएटा को, दूसरे जो एंजाइम है वो जोना पेलुसिडा को अपघटित कर देते हैं। हाई एल्यूरोनिडेज के द्वारा कोरोना रेडिएटा और अन्य एंजाइमों के द्वारा जोना पेलुसिडा का अपघटन कर दिया जाता है। अब ये दोनों भित्तियां गल जाती हैं और अंडाणु का शुक्राणु में प्रवेश हो शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश हो जाता है। तीसरी हमारा बिंदु आता है जिसको हम वलकुटी अभिक्रिया कहते हैं। वलकुटी अभिक्रिया, वलकुटी अभिक्रिया यानी एक शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के तुरंत बाद अंडे में अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए वलकुटी अभिक्रिया होती है। यानी एक शुक्राणु जो अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो इसके अंदर और शुक्राणु प्रवेश ना करें, यानी अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? वलकुटी अभिक्रिया। कहने का मतलब एक शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेशित हो जाता है तो उसके बाद अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए वलकुटी अभिक्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में प्लाज्मा झिल्ली के नीचे स्थित वलकुटी कणों द्वारा अंडाणु कोशाद्रव्य एवं प्लाज्मा झिल्ली के बीच रासायनिक क्रिया होती है। इस क्रिया को अपन कुछ बिंदु हैं जिनके द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करने के बाद अंडे की सतह पर निषेचन शंकु बन जाते हैं। अंडे की सतह पे क्या बन जाते हैं? एक तो निषेचन शंकु बन जाते हैं। अब ये निषेचन जो शंकु बन जाएंगे वो क्या करते हैं? अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश करने से रोक देते हैं। दूसरी बात, प्लाज्मा झिल्ली बढ़कर निषेचन प्लाज्मा जो झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली ये बदलकर निषेचन झिल्ली में बदल जाती है। निषेचन कला के अंदर या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर बदल जाती है। प्लाज्मा झिल्ली निषेचन कला में बदल जाती है, कोशाद्रव्य में गति होने लग जाती है, प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है और समसूत्री विभाजन आरंभ हो जाते हैं। इस वजह से अन्य शुक्राणुओं का अंडाणुओं में प्रवेश नहीं होता। निषेचन शंकु बन जाते हैं, प्लाज्मा झिल्ली निषेचन कला में बदल जाती है, प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी, जिससे अन्य शुक्राणु है वो अंडाणु में प्रवेशित नहीं हो पाते हैं। हमारा फिर चौथा है कि भाई प्राक केंद्रकों का संलयन, यानी नर के शुक्राणु के केंद्रक का, जैसे शुक्राणु का केंद्रक है ये भी एन है और ये अंडाणु का केंद्रक है ये भी एन है। शुक्राणु के और अंडाणु के केंद्रकों का आपस में जुड़ना
इसे हम प्राक केंद्रकों का संलयन कहते हैं। यानी शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करने के बाद अंडाणु उद्दीप्त होकर द्वितीयक परिपक्वन विभाजन करता है। आपको पता है कि अंडाणु उस समय किस अवस्था में था? सेकेंडरी ऊसाइट अवस्था में। द्वितीयक ऊसाइट अवस्था में होता है और निषेचन से ठीक पहले भाई समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करता है। ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करेगा और एक तो पोलर बॉडी बनेगी और एक अंड बनेगा, जिसको हम पोलर बॉडी को तो द्वितीय ध्रुवीय काय कहते हैं और इसको अपन अंड कहते हैं। यानी जैसे ही शुक्राणु है अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा, अंडाणु ये जो द्वितीयक ऊसाइट अवस्था में जो भाई अंडाणु था वो क्या हो जाता है? उद्दीप्त हो जाता है और उद्दीप्त होने के बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करता है, जिससे एक ध्रुवीय काय और एक एग का निर्माण होता है। जो ध्रुवीय काय है वो निषेचन में भाग नहीं लेती या आगे जनन में भाग नहीं लेती, और एग है यानी अंडा है वो शुक्राणु के केंद्रक के साथ जुड़ने का काम करता है। हाँ, द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है जिससे अंडे का निर्माण होता है और शुक्राणु का सिर अंडाणु में प्रवेश करने के बाद शुक्राणु का मध्य भाग 180 डिग्री पे घूम जाता है। जैसे ये भाग है, ये यहाँ पे प्रवेश हो जाएगा, ऊपर का भाग यानी सिर वाला भाग, तो ये 180 डिग्री के ऊपर ऐसे 180 डिग्री के ऊपर 180 डिग्री क्या है? जैसे ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ये घूम जाता है और घूमने से ये नीचे का हिस्सा टूट करके बाहर ही रह जाता है और सिर भाग है वो अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। मध्य भाग के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, समीपस्थ तारक केंद्र है वो सिर भाग में चले जाते हैं। शुक्राणु द्वारा लाया गया जो तारक केंद्र है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है और गुणसूत्रीय तंतुओं का निर्माण करता है। द्वितीय ध्रुवीय काय के निर्माण के साथ ही अंड का जो केंद्रक है शुक्राणु के सिर के केंद्र के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यानी ये जैसे द्वितीय पोलर बॉडी बनेगी, ये क्या करेगा? शुक्राणु का जो सिर भाग में केंद्रक है वो और अंडाणु का केंद्रक आपस में जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब नर का प्राक केंद्रक यानी नर का जो ये प्राक केंद्रक है ये वाला और मादा का प्राक केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण करते हैं। द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण करते हैं जो समसूत्री विभाजन करते हुए आगे की प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। अब निषेचन का महत्व क्या है भाई? अगला बिंदु आता है हमारा निषेचन का महत्व। क्या क्या महत्व है निषेचन का? निषेचन का महत्व, जैसे हम पहली बात करें निषेचन की कि भाई अंड के पूर्ण परिपक्वन को प्रेरित करता है। पहली बात अंड का पूर्ण परिपक्वन करता है। पूर्ण परिपक्वन कैसे? क्योंकि अंड है वो द्वितीयक ऊसाइट अवस्था में होता है और उसका पूर्ण परिपक्वन निषेचन से ठीक पहले संपन्न होता है। दूसरी बात, अंडाणु में समसूत्री विभाजन आरंभ करके नए जीव का निर्माण कर। अब ये युग्मनज बन गया, अब ये युग्मनज में क्या होंगे? समसूत्री विभाजन होंगे और नए जीव का निर्माण होगा, नए जीव का निर्माण होता है। तीसरी बात कि भाई युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनाए रखता है। यानी यहाँ पे जैसे मनुष्य में यहाँ पे 23 + 23 = 46 दोबारा से, यानी जो नया जीव बनेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक जीवों के समान बनी रहती है। नेक्स्ट बात है भाई पैतृक जीवों के लक्षणों का संयोजन करते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं और जैव विकास के लिए जो उत्तरदायी है। यानी पैतृक ये पिता और माता दोनों के लक्षणों को संतति में लेके आता है, उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न करता है जो जैव विकास के लिए क्या होती हैं? जरूरी होती हैं। शुक्राणु में उपस्थित जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं X या Y,
शुक्राणु के अंदर X व Y लिंग गुणसूत्र होते हैं जो संतति में लिंग निर्धारण करते हैं, संतति में लिंग निर्धारण करते हैं। यदि X के साथ X शुक्राणु के साथ अंडाणु जुड़ता है तो लड़की का जन्म होता है, और Y शुक्राणु के साथ अंडाणु का युग्मन होता है तो लड़के का जन्म होता है। एक शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद निषेचन कला बन जाती है, जिससे बहुशुक्राणुता को रोका जाता है। जिस मार्ग से शुक्राणु का प्राक केंद्रक अंडाणु के प्राक केंद्रक से जुड़ता है उसे मैथुनी पथ कहते हैं। यानी जो शुक्राणु का प्राक केंद्रक अंडाणु के प्राक केंद्र के साथ जिस मार्ग के जरिए जुड़ता है उस मार्ग को हम मैथुनी पथ कहते हैं। उस पथ का निर्माण ये करता है। शुक्राणु गमन के समय भाई एंड्रोगेमोन फर्स्ट ऊर्जा संरक्षण का कार्य करता है। निषेचन क्रिया का जो फर्टिलाइजिंग मत है वो FR लिली के द्वारा दिया गया, और एक्रोसोम क्रिया का अध्ययन कोल्विन ने किया था। एक्रोसोम FR लिली, FR जो लिली है FR लिली, इसके द्वारा फर्टिलाइजिंग निषेचन का फर्टिलाइजिंग मत दिया गया था। FR लिली द्वारा फर्टिलाइजिंग मत दिया गया था। और एक्रोसोम क्रिया का अध्ययन, एक्रोसोम का जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया? कोल्विन के द्वारा, कोल्विन के द्वारा उसका अध्ययन किया गया। तो आज के वीडियो में ये हमारा जो 32वां लेसन है वो समाप्त हो गया है। आगे के चैप्टर हेतु हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।